आज मार्केट्स पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है। ज्यादातर सभी सेक्टर्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, सिर्फ आईटी सेक्टर छोड़कर। निफ्टी 50 पॉजिटिव 1.18% पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स पॉजिटिव 1.06 पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव 1.26 पर क्लोज हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मेन रीजन आज का ब्लॉक डील और सिप्ला का शेयर भी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव गाइडेंस की वजह से 8% से भी ज्यादा ऊपर गया है। आज का मेन अपडेट्स देखते हैं। फर्स्ट, ओपीईसी ने ऑयल मार्केट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया है। ओपीईसी ने ईयर 2027 के लिए ऑयल डिमांड ग्रोथ के एस्टिमेशन बना दिया है। पहले ये एस्टिमेशन 1.3 मिलियन बैरल पर डे था, जैसे अब बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल पर डे कर दिया गया है। नॉन ओपीईसी कंट्रीज जो ओपीईसी का हिस्सा नहीं होते हैं, उनकी सप्लाई ग्रोथ के लिए उनका व्यू चेंज नहीं हुआ है। ईयर 2026 के लिए उन्होंने सप्लाई ग्रोथ को 6 लाख बैरल पर डे रखा गया है। अप्रैल मंथ में टोटल ऑयल प्रोडक्शन 18.9 मिलियन बैरल पर डे था। ये पिछले महीने के मुकाबले 1.7 मिलियन बैरल पर डे कम हुआ है। जैसे ही सप्लाई बढ़ाते हैं तो ऑयल प्राइसेस गिरते हैं और ये न्यूज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, आज ईरान के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ग्लोबल इश्यू और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान का स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी कंडीशन है कि यूएस को अपना नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। वो ओमन के साथ मिलकर एक नेवल जॉइंट मैकेनिज्म बना रही है, जहां शिप से उनके वॉल्यूम के हिसाब से सर्विस फी ली जाएंगी। ईरान अपने पेंडिंग न्यूक्लियर मटेरियल्स अब्रॉड ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, लेकिन यूएस चाहती है कि ये मटेरियल सिर्फ उनके देश में ही ट्रांसफर हो, जो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस ने ईरान को एनरिचमेंट 20 इयर्स तक रोकने को कहा है, पर ईरान इससे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि एनपीटी रूल्स यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर उन्हें लिमिटेड एनरिचमेंट का ही हक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश नहीं की। उनका मानना है कि यूएस पिछले 4 डेकेड से न्यूक्लियर थ्रेट का बहाने बनाकर ईरान के खिलाफ अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई कर रही है। और आईएईए इंस्पेक्टर्स ने ईरान की जगहों को विजिट किया है और वहां सिर्फ कुछ रेगुलर चेक पाया है, कोई बड़ा सबूत नहीं। ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाने की कमेटी पर डिस्कशन करने के लिए रेडी है। मतलब दोस्तों, ईरान एक स्टेप पीछे लेने चाहती है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ जो यूएस ने एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल फी कलेक्ट करना। लेकिन जो ईरान पहले से कह रहा है एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देंगे और हम न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर कर ही रहेंगे, अब वो बात उनके पास नहीं है। इससे थोड़े होप्स आ रहे हैं कि वॉर कंप्लीटली एंड हो जाए। देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। और आज यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की मीटिंग हुई है चाइना में। इस मीटिंग की कुछ मेन अपडेट्स यूएस व्हाइट हाउस से आया है। ट्रंप और जी ने एग्रीकल्चर और ऑयल ट्रेड बनाने पर बात की। दोनों साइड अग्री हुए कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। और लीडर्स ने डिस्कस किया है कि चाइना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की परचेज बढ़ाएगा। ट्रंप और जी अग्री हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा ओपन रहे। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स के हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट जी के साथ अच्छी मीटिंग रही और इसी मीटिंग में मार्केट्स ये वेट कर रही है कि ईरान पीस डील के बारे में कुछ अपडेट्स आता कि नहीं। आज अप्रैल मंथ की इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डाटा आया है। इस बार होलसेल लेवल पर प्राइसेस काफी बढ़ गया है। होलसेल ओवरऑल डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जंप होकर 8.3% पर पहुंच गया है, जो पिछले महीने में सिर्फ 3.88% था। फ्यूल एंड पावर इसमें सबसे बड़ा जंप दिखाया है, जो 1.05% से बढ़कर 24.7% हो गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स का इन्फ्लेशन 6.3% का बढ़कर 9.17% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन 3.39% से बढ़कर 4.62% हो गया है। फूड इन्फ्लेशन यहाँ 1.8% से बढ़कर 2.3% हो गया है। और कोर इन्फ्लेशन का डाटा देखते हैं तो डब्ल्यूपीआई कोर इन्फ्लेशन अब 5% है, जो पिछले 43 मंथ से हाईएस्ट है। मंथ ऑन मंथ में देखे तो पिछले महीने सिर्फ
3.7% था। नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर ग्रुप इंडेक्स में 4.2% से 18.2% का बढ़ावा दिखता है। ऑल कमोडिटी इंडेक्स 1.5 से बढ़कर 3.8% हो गया है। WPI इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। अगर रॉ मटेरियल्स और फ्यूल महंगा होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। हाई इन्फ्लेशन देखकर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की डिसीजन ले सकती है, जो स्टॉक मार्केट के लिए जनरली नेगेटिव होता है। स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफएमसीजी सेक्टर पर इस नेगेटिव का असर पड़ता है। ओवरऑल ये न्यूज मार्केट के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट कंपनीज के अपडेट्स देखते हैं। लुपिन लिमिटेड के लिए एक बड़ी न्यूज आया है कि लुपिन को उनकी फैमोटिडाइन इंजेक्शन के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल मिली गई है। यूएस मार्केट में इस मेडिसिन की ईयरली सेल्स लगभग $8.7 मिलियन एस्टिमेशन है, तो ये न्यूज लुपिन के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट इसी तरह एलेम्बिक फार्मा को लेकर एक न्यूज आया है कि एलेम्बिक फार्मा को उनकी डारालुटामिड टैबलेट्स 300 mg के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल मिली गई है। इस मेडिसिन का मार्केट साइज एस्टिमेशन लगभग $3 बिलियन है, तो इस प्रपोजल से एलेम्बिक फार्मा को रेवेन्यू बढ़ सकती है और ये न्यूज स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट जाइडस लाइफ साइंस ने एक बड़ी एक्विजिशन डील अनाउंस की है। जाइडस लाइफ की सब्सिडरी कंपनी जाइडस वर्ल्डवाइड डीएमसीसी के कंपनी एक नया कंपनी को खरीद रही है। वो ASRT को एक्वायर कर रहे हैं, जो एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है। जाइडस इस कंपनी का 100% स्टेक एक्वायर करने वाली है। जाइडस हर शेयर के लिए $23.5 पे कर रहे हैं। इस पूरी डील की टोटल वैल्यू लगभग $166 मिलियन है। ये एक ऑल कैश डील है, जिसका मतलब है कि पेमेंट पूरी तरह से कैश में होगा। ये न्यूज जाइडस लाइफ साइंस के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट आज का कंपनीज रिजल्ट्स देखते हैं। फर्स्ट टाटा मोटर्स का अर्निंग रिजल्ट्स देखेंगे। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.5% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर भी 3.3% बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर भी 2.4% बढ़ गया है। एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.9% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर भी 3.6% बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर -24 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है और ईयर ऑन ईयर में 5 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है। एबिटा मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर -21 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है और ईयर ऑन ईयर में 4 बेसिस पॉइंट ग्रो हुआ है। अब एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। रेवेन्यू इस साल 4,52,431 करोड़ रहा और लास्ट ईयर कंपैरिजन से 4.5% ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट इस साल 26,452 करोड़ रहा और लास्ट ईयर कंपैरिजन से 9.6% ग्रो हुआ है। एबिटा इस साल 64,542 करोड़ रहा और लास्ट ईयर कंपैरिजन से 5.3% ग्रो हुआ है और एबिटा मार्जिन इस साल 11 बेसिस पॉइंट्स ग्रो हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन 28 बेसिस पॉइंट ग्रो हुआ है। टाटा मोटर्स का की पॉइंट्स देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8.5% ग्रो हुआ है। एनुअल बेसिस पर इसमें 4.52% की ग्रोथ दिखती है। फुल ईयर नेट प्रॉफिट में 9.6% का स्ट्रॉन्ग जंप आया है, जो पिछले साल से 24,125 करोड़ से बढ़कर 26,452 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन्स एनुअल बेसिस पर थोड़ा इंप्रूव होकर 14.2% रहे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन में हल्की गिरावट दिखी है। बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के लिए ₹6 पर ऑर्डिनरी शेयर्स और 6.2 पर ए ऑर्डिनरी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। ओवरऑल टाटा मोटर्स ने इस साल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन की है, जो एक रोबस्ट फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। नेक्स्ट HAL का अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं। मार्च क्वार्टर में एग्जीक्यूशंस हमेशा फास्ट होती है, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ा जंप दिख रहा है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 81% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.8% बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 124.8% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.5% बढ़ गया है। एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -4.4% रहा। एबिटा मार्जिन्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर
-235 बेसिस पॉइंट्स डाउन रहा। एनुअल कंपैरिजन में देखते हैं तो रेवेन्यू इस साल 33,089 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते तो 6.8% बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 9,116 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 9% बढ़ गया है। और HAL कंपनी का की पॉइंट्स देखते हैं। Q4 में रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लो रहा 1.8%, लेकिन फुल ईयर बेसिस पर 6.8% की अच्छी ग्रोथ है। सीक्वेंशियल जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर 81% से ज्यादा है, क्योंकि डिफेंस डिलीवरीज Q4 में पीक पर होती हैं। मार्जिन कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ा प्रेशर दिखता है। EBITDA मार्जिन 38.6% से गिरकर 36.2% हो गया है। इसका मेन रीजन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बढ़ना है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 9% की ग्रोथ सॉलिड है, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से ऑपरेशनल प्रॉफिट्स यानी EBITDA थोड़ा नीचे गया है। कंपनी की नेटवर्थ 17% बढ़ गया है, जो HAL की मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है और ओवरऑल HAL की रिजल्ट्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट IRFC का अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.9% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर 7.2% बढ़ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.2% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर सिर्फ 0.19% बढ़ा है। EBITDA क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.01% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर 7.4% बढ़ गया है। EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर 98.7% है, जो पिछले क्वार्टर में 98.7% था और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 98.5% था। प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में 24.7% है, जो पिछले क्वार्टर में था 23.8% और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 26.5% था। अब एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू इस साल 27,150 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 1.86% ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट इस साल 6,536 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 1.94% ग्रो हुआ। अब कंपनी की हाइलाइट्स देखते हैं। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 7.2% की स्टडी ग्रोथ दिखती है, जो रेलवेज की बढ़ती लीजिंग एक्टिविटीज को दिखाता है। IRFC का EBITDA मार्जिन बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मॉडल बहुत कम होते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 7.2% का जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट फ्लैट रहा है। इसका मेन रीजन फाइनेंशियल कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो सकता है। कंपनी ने 0.7 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। ओवरऑल IRFC का रिजल्ट्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट JSW स्टील्स अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.6% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर -1.2% गिर गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर 34.7% गिर गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी 270 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है। EBITDA क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.7% गिर गया है और ईयर ऑन ईयर 10.4% गिर गया है। EBITDA मार्जिन -180 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है और ईयर ऑन ईयर -160 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है। और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। रेवेन्यू इस साल 1,74,250 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो -0.43% डाउन हुआ है। EBITDA इस साल 27,890 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर कंपैरिजन से -1.13% डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 8,630 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो -3.4% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर कंपैरिजन से 20 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है और EBITDA मार्जिन भी लास्ट ईयर से कंपैरिजन में -1.1% डाउन हुआ है। अब कंपनी का की हाइलाइट्स देखते हैं। रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10.6% की अच्छी ग्रोथ दिखती है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में ये 1.2% नीचे रही। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34.7% की बड़ी गिरावट आई है, जो मेनली हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट और पिछले साल की हाई बेस की वजह से है। EBITDA मार्जिन 17.1% से गिरकर 15.3% हो गया है, जो इनपुट कॉस्ट और प्राइसिंग प्रेशर को दर्शाता है। बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के लिए 7.3 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ने की वजह से रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है, लेकिन मार्जिन प्रेशर में है। ओवरऑल रिजल्ट्स नेगेटिव है। नेक्स्ट अपोलो टायर्स का अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं।
रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर -3.9% गिर गया है और ईयर ऑन ईयर 0.7% बढ़ गया है। एबिटडा क्वार्टर ऑन क्वार्टर -14.8% गिर गया है और ईयर ऑन ईयर भी -1.8% गिर गया है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर -28.7% गिर गया है और ईयर ऑन ईयर भी 17% गिर गया है। एबिटडा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में -207 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ और ईयर ऑन ईयर भी -44 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर -194 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ और ईयर ऑन ईयर में भी -120 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ। अब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं। रेवेन्यू इस साल 25,584 करोड़ रहा, लास्ट ईयर कंपैरिजन से 4.13% ग्रो हुआ। नेट प्रॉफिट इस साल 1481 करोड़ हुए, लास्ट ईयर कंपैरिजन से -13.9% डाउन हुआ। एबिटडा इस साल 4,375 करोड़ हुए, लास्ट ईयर कंपैरिजन से -1.46% डाउन हुआ। एबिटडा मार्जिन -97 बेसिस पॉइंट डाउन हुए और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी -122 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुए। अब कंपनी का की पॉइंट्स देखते हैं तो एनुअल बेसिस पर रेवेन्यू 4.13% बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में 3.9% की गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28.7% की बड़ी गिरावट दिखने को मिलती है। फुल ईयर प्रोफाइल भी पिछले साल से 13.97% कम रही है। फुल ईयर प्रोफाइल भी पिछले साल से 13.9% कम रहा है। एबिटडा और नेट प्रॉफिट दोनों मार्जिन प्रेशर में है, जो मेनली हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से हो सकता है। बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के लिए 6 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। ओवरऑल अपोलो टायर्स के लिए एक क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मार्जिन्स और प्रॉफिट्स में पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट दिखती है। तो यह है दोस्तों आज का अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।